नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड। नमस्कार, बहुत बहुत आपका। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एमएएस सक्सेस पॉइंट चैनल आज आपको एक ऑथेंटिक न्यूज दे रहा है। सीधे सीधे हम बात करते हैं संयम भारद्वाज जी से। अभी बच्चों को एक भ्रमित है इस प्रश्न को लेकर कि टर्म 1 और टर्म 2 बोर्ड का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, अब तक पूरे साल में एक बार परीक्षाएं होती थी, लेकिन बीच के कुछ सत्र में टर्म 1 और टर्म 2 भी रहा। आगे किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो बोर्ड है वो भारतीय शिक्षा नीति जो भी होती है उनका अनुसरण करता है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हो चुकी है। जहाँ तक टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षाओं का सवाल है, वो विशेष परिस्थितियों में हुई थी। वो कोविड की परिस्थितियाँ थी जहाँ ये संभावना नहीं थी कि हम परीक्षा करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि 2 परीक्षा कराते हैं। पहली परीक्षा जबकि थोड़ा सा ठीक था माहौल, तो टर्म 1 करा लेते हैं। उसके बाद हुआ जब दूसरी परीक्षा कराने का भी अवसर मिला और स्थिति सही हुई तो कहा परीक्षा जो टर्म 2 है वो भी करा लेते हैं। और उन दोनों के बिहार पर हम लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। अब जहाँ तक परीक्षाओं का है भविष्य में होने की बात, अभी तक जो परीक्षाएं हैं 24 की परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं। 15 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, ये तिथि पहले ही घोषित कर दी गई है। तो ये परीक्षा वार्षिक परीक्षा है और एक ही बार में बच्चे परीक्षा देंगे। उसके बाद वो बच्चे जो कि कक्षा 10 में 2 विषय में और कक्षा 12 में 1 विषय में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, वो बच्चे जुलाई माह में होने वाली जो सप्लीमेंट्री परीक्षा है वो देंगे। और साथ ही वो बच्चे जो कक्षा 10 और कक्षा 12 को पास तो कर चुके हैं लेकिन अपने 1 या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसी परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसके बाद की जो परीक्षाएं होंगी उन सब पर जो चर्चा होगी और जो विचार होगा, जब वो पूर्ण रूप से फाइनल हो जाएगा तब सब लोगों के समक्ष रखा जाएगा। उसमें कहीं 1 बच्चा या 2 बच्चा प्रभावित होंगे, ऐसा नहीं है। पूरे राष्ट्र में एक ही बार में उस तरीके की नीति जो है, जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको लागू किया जाएगा और जब वो लागू किया जाएगा उससे पहले सभी को सूचित भी किया जाएगा। जी, हम जैसा कि देख रहे हैं कि सीबीएसई हर ईयर प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करता है जो कि छात्रों के हित में होता है। तो मैं देखता हूँ अभी एक गंभीर सवाल है कि कई सारे बच्चे आफ्टर 10th क्लास, अब तो ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उससे पहले से ही स्कूल में नहीं जाते हैं और जिसकी वजह से उसकी स्कूली शिक्षा वंचित हो जाती है और नीट की या फिर ऐसे इंजीनियरिंग फील्ड की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? स्कूल छोड़ करके उनको ये करना चाहिए या फिर नहीं? सुनील जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सारे पेरेंट्स को, सब बच्चों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर स्कूलिंग का समय बच्चे के जीवन से निकल जाता है तो सारी शिक्षा जो है वो बच्चे के जीवन से निकल जाती है। स्कूली शिक्षा में हम लोग केवल बच्चे को विषय की शिक्षा नहीं देते, स्कूली शिक्षा में बच्चे को और बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे को दोस्त बनाने का अवसर मिलता है, बच्चे को ये सीखने की लत लगती है कि हमको बड़ों का आदर सम्मान हमको कैसे करना चाहिए। बच्चों में पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो जागृत होती है। बच्चों में खेल भावना जागृत होती है, बच्चे खेलना सीखते हैं, बच्चे टीचर्स का सम्मान करना सीखते हैं, बच्चे टीचर्स को ओबे करना सीखते हैं। ये बहुत सारे गुण हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे स्कूली शिक्षा में शामिल होती हैं और ये जब एक साथ हम पढ़ते हैं तब ये सारी बातें सीखते हैं। लेकिन अगर बच्चा कोचिंग जाता है तो कोचिंग में केवल क्या होता है, कोचिंग में जब बच्चा जाता है तो केवल सुबह से शाम तक उसकी क्लासेस होती हैं, उसको विषय ना पढ़ाकर ट्रिक्स पढ़ाई जाती हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, ये कैसे आप निकालोगे। उसको बेसिक फंडा नहीं बताया जाता, उसको एग्जाम क्रैक करना बताया जाता है। जब बच्चा ये सब करेगा तो उसको विषय की भी पूरी सूचना नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी और साथ में जो जीवन की जो बहुमूल्य शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, वो उससे वंचित रहेगा। तो एक संपूर्ण नागरिक बनना या संपूर्ण ह्यूमन बीइंग बनने से वो बच्चा रह जाएगा।
तो आपके माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन पेरेंट्स से है, बच्चों से है जी। कि आपके टीचर्स बहुत ही प्रतिभावान हैं, वो आपको विषय की पूरी जानकारी दे सकते हैं और विश्वास मानिए कि अगर आप स्कूल में ध्यान से पढ़ेंगे तो किसी भी परीक्षा को आप क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो परीक्षा क्रैक कर पाएंगे। केवल आपको करना ये होगा कि टीचर को समझना होगा, टीचर से समझना होगा, स्कूल में ध्यान देना होगा और अपने टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें कि आप अपना जो समय है वो पढ़ने में लगा पाए, दूसरी बातों में भी लगाएं। टाइम टेबल में आप खेल कूद को भी रखिएगा, घर में बैठकर बात करने का भी रखिएगा, भाई बहनों से बात करने का रखिएगा, दोस्त से बात करने का रखिएगा। लेकिन जो समय निर्धारित आपका जिस कार्य के लिए है, अगर पढ़ने के लिए है तो उस समय पढ़िएगा ही, केवल आप कुछ और मत सोचिएगा। जब खाना खाने का है तो ऐसा ना करिएगा कि किताब सामने रखकर खाना खाएं, तब आप केवल खाना खाएं और खाने को एंजॉय करें। जब अगर खेलने का है तो आप केवल खेलें और मन से खेलें। विश्वास मानिए, मैं आपको एफिडेविट दे सकता हूं कि अगर आप एक टाइम टेबल बनाकर, एक समय सारणी बनाकर पढ़ते हैं तो 100% आप हर काम में उत्तीर्ण हो पाएंगे और जो परीक्षा आपने दी है उसमें भी आप सफल हो पाएंगे और आपको हायर एजुकेशन में प्रवेश मिल पाएगा। आपने बहुत एक सफल, इसका जो बच्चों में जिज्ञासा रहती है कि हमें करना क्या चाहिए, उसका समाधान इसके माध्यम से किया है। एक और अंतिम प्रश्न है, बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए, क्योंकि अब बच्चे पूरी तरीके से परीक्षाओं में की तैयारी में जुटने जा रहे हैं, परीक्षाएं आने जा रही हैं बोर्ड की, तो ऐसे में कई सारे बच्चे स्ट्रेस लिए हुए होते हैं, तो उसका समाधान बच्चे कैसे कर सकते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए बच्चों को गाइड। देखिए, स्ट्रेस क्यों होती है, आप लोग स्वयं सोचिएगा कि स्ट्रेस होने का कारण ये है कि आप रोज का कार्य रोज पूरा नहीं करते और आपके ऊपर जो बोझ है वो बढ़ता चला जाता है। काम करने की जो मात्रा है या जो पढ़ने की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। मेरा मानना होगा कि पूरे जीवन काल में मनुष्य के जो छात्र का जीवन काल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा हो सकता है मैं हिमालय पर जाऊं और तपस्या करूं, वो दिक्कत नहीं है, वो मैं कर लूंगा। लेकिन जब मुझको पढ़ना भी होगा, जब मुझको स्कूल भी जाना होगा, जब मुझको घर पर भी देखना होगा, जो दूसरे काम करने होंगे, उन सब में जब हम करेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो बढ़ता है और हम अपने मुख्य धारा से हटकर दूसरी तरफ भी अपना ध्यान लगाते हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो जीवन हमारा हमको छात्र का मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए, पढ़ने में हमको उसको लगाना चाहिए। और उसके लिए मैं कहूँगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई के साथ आपको दो चीज़ों का और मुख्य रूप से जो है को ध्यान रखना है। पहली है कि आप प्राणायाम जरूर करें, 5-10 मिनट बैठें, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, भ्रामरी, ये समझें और इनको करें। आप 10 मिनट केवल आप लगाएं इसके लिए। आप अपने खाने पर बहुत ध्यान दें। खाने पर आप वो चीज़ें खाएं जिसमें वसा कम हो, फैट कम हो। आप प्रोटीन फूड ज़्यादा लें, ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना करें कि आपने पेट भरकर एक बार खाना खाया और फिर आप बैठ गए। मेरा आपको निवेदन होगा आप थोड़ा थोड़ा खाना बीच बीच में खाते रहें। आप लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। आप इस तरीके की चीज़ अगर लेंगे तो आपको की जो शारीरिक क्षमता है वो इम्प्रूव होगी और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और स्ट्रेस आपके जीवन से अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए प्रोत्साहन कर जाएगी, चली जाएगी। अंतिम रूप में संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहोगे छात्रों से? मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, उठो, जागो, सो मत जब तक सफलता ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद का ये आपने कोट मुझे भी स्मरण कराया और छात्रों के जीवन में हमेशा रहना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू।